हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का क्लास लाए हैं जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम इसमें सभी तरह का क्वेश्चन कवर किए हैं और ये यदि 12 वाले पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा खासा हेल्पफुल होने वाला है। मगर इसमें थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव को लेकर चले हैं और 12 वालों के लिए सब्जेक्टिव भी ज़रूरी है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव के लिए यदि इसको पढ़ें तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन क्लास किए थे, तो उसमें आपको बताया गया था कि हम सभी टॉपिक को एक एक करके समझेंगे तभी सारा डाउट क्लियर होने वाला है। ऐसे रिवीजन मतलब कि जो आप रट के पढ़ेंगे वैसा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है? बायो मतलब होता है किसी के लाइफ, किसी का जो अपना ज़िंदगी होता है, कोई लाइफ होता है उस वो होता है बायो। और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, किसी के ज़िंदगी के बारे में अध्ययन करना, किसी के बारे में अध्ययन करना, वो बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी दो प्रकार के होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। सबसे पहले क्या था कि बायोलॉजी में सिर्फ जूलॉजी ही आया करता था, इसमें बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान नहीं आता था। तो जंतु विज्ञान और बायोलॉजी का खोज करने वाला कौन है? आपको पता होगा, अरस्तु है। तो सबसे पहले जब बायोलॉजी का खोज हुआ था तो उसमें जंतु विज्ञान ही पढ़ाया जाता था। तो जंतु विज्ञान का खोज भी किसने किया था? अरस्तु ने किया था। ये आपको याद करने का यही एक उपाय है कि आप ऐसे तो जानते होंगे बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु, क्योंकि इसका खोज किया है। तो सबसे पहले बायोलॉजी में जंतु विज्ञान ही सिर्फ पढ़ाया जाता था, इसीलिए मतलब कि इस जंतु विज्ञान का भी पिता अरस्तु को कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान बाद में लाया गया जब पता चला कि वनस्पति विज्ञान में भी ज़िंदगी होती है, इसमें भी वो सभी प्रकार होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान भी बायोलॉजी के एक प्रकार है। तो वनस्पति विज्ञान का खोज किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। वनस्पति विज्ञान का खोज किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। एक इसमें क्वेश्चन है आपका, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ये किसने बताया था सबसे पहले? तो इसको बताया गया था जगदीश चंद्र बसु द्वारा। ये इंडिया के ही एक साइंटिस्ट थे। तो इसने एक क्रेस्कोग्राफ मशीन बनाया जिससे पता लगा कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तब बायोलॉजी के दो प्रकार हो गए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो आपको ये याद रखना, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान में एनिमल सब आते हैं और एनिमल में ही जो ह्यूमन आते हैं, मतलब मानव सब हैं, वो एनिमल में ही आते हैं। और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे वगैरह आते हैं जो कि अपने जगह पर हैं और वो सिर्फ हिल डुल पा रहे हैं, वो एक दूसरे से दूसरे जगह पर मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो वनस्पति विज्ञान में आएंगे। और जंतु विज्ञान में एनिमल लोग आएंगे। तो सबसे पहला जो होता है आपका सेल, ये सबसे पहला टॉपिक है और ये इसी को हम पूरे पहले विस्तार से रूप में चलेंगे। तो सेल क्या होता है? सेल कोशिका होता है। सेल का हिंदी कोशिका है। सेल ऐसा सबसे छोटा पदार्थ है शरीर का जो कि अपने आप में सब कुछ करता है, श्वसन करता है, पाचन करता है, मतलब कि जितना क्रिया होता है शरीर का अकेले सेल करता है। ऐसा एक छोटा पदार्थ है कि सबसे मतलब कि जो भी क्रिया होता है शरीर में, जो भी क्रिया होता है वो सब सेल करता है। तो इसको बोला जाता है बेसिकली सबसे छोटी आधारभूत इकाई जो होती है वो सेल होते हैं, कोशिका होती हैं। जीवन की सबसे छोटी आधारभूत इकाई क्या होती है? सेल। इकाई किसको बोला जाता है? वो ऐसा यूनिक चीज़ जो सब कुछ कर पा रहा है, तो उसे इकाई बोला जाता है। तो कोशिका एक इकाई होता है। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी, क्योंकि साइटो इसका बायोलॉजिकल नाम हुआ और लॉजी मतलब क्या होता है? इसका अध्ययन करना। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यदि आप इसको याद रखेंगे तो कैसे रखेंगे? कोशिका सबसे छोटा होता है, वो अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको, तो उसको शरीर से निकालने के लिए हुक का प्रयोग किया गया था। हुक से उसको खोद कर निकाला गया था
तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये सिर्फ एक ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं, ऐसा ध्यान में रखें। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था वो मरी हुई कोशिका को खोज किया था, वो कंप्लीट खोज नहीं कर पाए थे, उसने मरी हुई कोशिका का खोज किया था। बाद में आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसने क्या किया? जीवित कोशिका का खोज किया। तो क्वेश्चन आ जाता है कोशिका की खोज किसने किया था, तो क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट है कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कि जो भी काम करते हैं अपना शरीर, वो सभी काम कोशिका कर सकते हैं। ये किसने बोला था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो इसमें 3 तरह के वैज्ञानिक के नाम आते हैं, तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होएगा, आपको ठीक तरीक़ा से इसको याद करना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। यही 3 प्रकार का बेसिकली इसमें क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एक ही तरह के कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। कई तरह के यदि कोशिका मिल गए तो एक समूह बना लेता है जिसे उत्तक बोला जाता है। जैसे कि इसमें हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, यदि हमको कोई घर बनाना है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ईंट लेते हैं। ईंट का क्या बनाते हैं? दीवार बहुत सारे दीवार को जोड़कर एक रूम बनाते हैं, और बहुत सारे रूम को जोड़कर एक घर बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे ईंट को जोड़कर दीवार बनाते हैं। तो यदि ईंट को आप कोशिका समझ लेंगे तो बहुत सारे कोशिका को मिलाकर एक उत्तक बनाया जाता है। नेक्स्ट है बहुत सारे दीवार को मिलकर एक रूम बनाया जाता है। आपको एग्जांपल के तौर पर लिए हैं, आप एग्जांपल समझिए। बहुत सारे दीवार को मिलाकर एक रूम बनाया जाता है। उसी तरह बहुत सारे उत्तक को मिलाकर एक अंग बनाया जाता है। नेक्स्ट है बहुत सारे रूम को मिलाकर हम एक घर बनाते हैं, जो कि कंप्लीट एक घर बनकर तैयार हो जाता है। उसी तरह बहुत सारे अंग को मिलाकर हम एक शरीर बना लेते हैं, जो कि कंप्लीट एक शरीर है। तो क्या होता है? सबसे पहले कोशिका, उसके बाद उत्तक और अंग, फिर उसके बाद शरीर। तो आपको ये क्रम याद रखना है, कोशिका, उत्तक, अंग, उसके बाद शरीर। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, उसे ऑस्ट्रिच बोला जाता है। ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, वो तो पूरा जितने भी जीवित अंग हैं वो सब के बारे में बताया कि सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। लेकिन मानव के लिए सबसे बड़ी कोशिका कौन है और सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो मानव में क्या आते हैं? स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम। ओवम स्त्री में पाया जाता है। ओवम अंडाणु होता है जो स्त्री में पाया जाता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, जिसे शुक्राणु बोला जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है। तो मानव क्या बात कर रहे हैं, इसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाता है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका बोले तो ओवम अंडाणु, और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन में 2 तरह के चीज़ पाए जाते हैं, उसमें एक है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। सबसे तेज कोशिका विभाजन पुनर्निर्माण लीवर में होता है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये समझिए आप। कोशिका विभाजन क्या होता है? जैसे आप यदि समझेंगे तो ये कोई एक चीज़ है, तो इसको विभाजित करेंगे तो ये 2 टुकड़ों में बट जाएगा, मगर इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कोशिका विभाजन क्या होता है? एक ही चीज़ को अपने मतलब कि उसी के जैसे एक दूसरा निर्माण कर देना, वही होता है कोशिका विभाजन, पुनर्निर्माण। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है? लीवर में, किडनी में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है। न्यूरॉन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट है ब्रेन में चोट लगने से मेनिनजाइटिस बीमारी होती है। ब्रेन में यदि चोट लग जाता है तो मेनिनजाइटिस नामक बीमारी होती है। आप तेरे नाम फिल्म देखे होंगे, दंगल फिल्म देखे होंगे, जिसमें कि वो अपना पार्टनर के चक्कर में मार खा लेते हैं, उसके सिर में ब्रेन में चोट लग जाता है और उसको मेनिनजाइटिस बीमारी हो जाती है।
तो ये एग्जांपल है, ब्रेन में चोट लगने से मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, कोशिका के सभी अंग एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो अब कोशिका का मेन जो टॉपिक है इस पर लेकर चलते हैं, आपको एक एक उसमें चीज़ समझाते हुए चलेंगे। कोशिका, जैसे कोशिका में बहुत सारा तरह के चीज़ होते हैं, जैसे मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, राजधानी और राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, बहुत तरह के चीज़ होते हैं। तो वो एक झिल्ली में बंद होते हैं। ऐसे मतलब कि जैसे थैलानुमा कोई बहुत सारे चीज़ यदि आप किसी जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं तो एक बैग या थैला में बंद करके ले जाते हैं। उसी तरह इसमें जितना भी इसका कोशिका का अंग होता है वो एक झिल्ली में बंद होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली का मुख्य काम इसके अंदर आने या बाहर जाने वाले चीज़ों का निर्धारण करना है। और कोशिका झिल्ली का क्या काम है? कोशिका में क्या चीज़ इंटर कर रहा है और क्या चीज़ आउट हो रहा है, इसका वो निर्धारण करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखता है क्या चीज़ है, उसको अंदर लाना चाहिए या नहीं, उसको बाहर ले जाना चाहिए या नहीं। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य काम ये है। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, ये आपको बता दिए। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? जैसे आपको बताएं कि बहुत तरह के चीज़ इसमें होते हैं बंद, तो एक कोशिका झिल्ली में होते हैं। लेकिन पादप कोशिका में, पेड़ पौधे में क्या होता है, बहुत भारी भरकम कोशिका के अंग होते हैं। उसको और रखने के लिए एक मजबूत झिल्ली के उपयोग किया जाता है। उसके बाहर और एक चीज़ पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली के बाहर एक और चीज़ पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बनाता है और ये सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है। मानव और एनिमल्स में ये कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब आते हैं कोशिका के अंग। कोशिका के अंग क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद वैक्यूल्स, उसके बाद सेंट्रोसोम, फिर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। तो ये सभी जो बताए हम, क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद क्या बताएं? गोल्जी बॉडी, उसके बाद वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड और ये न्यूक्लियस। तो ये सभी अंग को आपको एक एक करके अब समझाते चलेंगे। तो ये हम अगला वीडियो में, ऐसे वीडियो लंबा चला जाएगा और आपको ऐसे ही देखने में लग जाएगा कि बहुत बड़ा वीडियो है। तो ऐसे हम एक एक करके समझाते चलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू।